तो इतावली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। रेडियो कर दिया गया। बीबीसी के ब्रॉडकास्ट विशेषज्ञ मिस्टर गाइडर को ऑल इंडिया रेडियो का प्रथम निदेशक बनाया गया। अप्रैल 1930 में भारतीय प्रसारण सेवा उद्योग और श्रम विभाग के तहत एक प्रयोगात्मक आधार पर अपनी गतिविधियां शुरू की। अगस्त 1935 में लायनेल फिल्डन को भारत में प्रसारण का पहला नियंत्रक नियुक्त किया गया। अगले महीने में मैसूर में निजी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी की स्थापना हुई। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। केंद्रीय समाचार संगठन CNO का गठन अगस्त 1937 में हुआ। उसी वर्ष आकाशवाणी संचार विभाग के अधीन आ गया और 4 साल बाद सूचना और प्रसारण विभाग के अधीन हो गया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारत में 6 रेडियो स्टेशन थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ में। वहीं पाकिस्तान में 3, पेशावर, लाहौर और ढाका स्टेशन थे। उस समय आकाशवाणी की कवरेज 2.5% क्षेत्र और 11% जनसंख्या तक थी। इसके अगले वर्ष CNO को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, समाचार सेवा प्रभाग NSD और बाहरी सेवा प्रभाग ESD। 1956 में आकाशवाणी का नाम राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता के रूप में अपनाया गया। 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के मुख्य घटक के साथ विविध भारती सेवा शुरू की गई। आकाशवाणी द्वारा प्राप्त जबरदस्त विकास ने इसे दुनिया के सबसे बड़े मीडिया संगठनों में से एक बना दिया है। 591 रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के साथ आकाशवाणी आज देश की 98% आबादी और लगभग 90% क्षेत्र तक पहुंच रखता है। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है, जिससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बाहरी सेवा प्रभाग के कार्यक्रम 11 भारतीय और 16 विदेशी भाषाओं में प्रसारित होते हैं, जो 100 से अधिक देशों तक पहुंचते हैं। इन बाहरी प्रसारणों का उद्देश्य विदेशों में श्रोताओं को देश के घटनाक्रमों की जानकारी देना और उन्हें मनोरंजन के विभिन्न माध्यम प्रदान करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन लगभग 56 घंटे तक 90 भाषाओं या बोलियों में 647 बुलेटिन प्रसारित करता है। FM रेडियो के आने से रेडियो में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। उदारीकरण और सुधारों की नीति के अनुरूप सरकार ने लाइसेंस शुल्क आधार पर पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाले FM रेडियो केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी, जिससे रेडियो के क्षेत्र में एक नए कदम की शुरुआत हो गई। FM रेडियो की आवाज़ जो है वो स्टीरियोफोनिक होती है, इसलिए उसको ज़्यादा सुना जाता है। FM रेडियो और मीडियम रेडियो में डिफरेंस ये है, उस पर हम किसी अगली बार बात करेंगे। 30 जून 2005 को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को रेडियो के बारे में नीतिगत लक्ष्य विषय वस्तु की विविधता तथा तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना था। तकनीकी मोर्चे पर जोर मीडियम वेव से हटकर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM पर आ गया। जैसा मैंने बताया कि उसमें आवाज़ स्टीरियोफोनिक होती है FM रेडियो में। कार्यक्रमों में सुधार, तकनीकी विशेषता बढ़ाने और पुरानी और बेकार उपकरणों के नवीनीकरण और रेडियो स्टेशनों पर नवीन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर मुख्य जोर था। इसी के परिणाम स्वरूप मई 2005 में सरकार ने देश के 40 नगरों में FM की 40 फ्रीक्वेंसियों की खुली बोली के द्वारा नीलामी की। सरकार द्वारा निजी भागीदारी के लिए फ्रीक्वेंसियों को खोलने के मुख्य अगर बात देखें कि ये क्यों खोली गई, तो इसमें FM रेडियो नेटवर्क का विस्तार, उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रम उपलब्ध कराना, स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन देना, रोजगार बढ़ाना, आकाशवाणी की सेवाओं की सहायता करना, भारतवासियों के लाभार्थ देश में प्रसारण नेटवर्क को बढ़ाना था, जिसका एक तरीके से कहें तो उसका विस्तार करना था। FM प्रसारण के अगर मुख्य क्षेत्रों को देखें तो प्रसारण का पसंदीदा माध्यम FM ही है। इसकी वजह दुनिया भर में रेडियो की उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियोफोनिक आवाज़ है, जिसकी मैंने पहले ही बात की है आपसे। इसलिए 10वीं योजना में मीडियम वेव प्रसारण नेटवर्क को, जिसकी पहुंच 11% आबादी तक है, समन्वित करने के साथ साथ FM की कवरेज को दोगुना करने पर जोर दिया गया। FM का कवरेज देश की आबादी का
30% तक था। यह सारा कवरेज अब तक आकाशवाणी द्वारा किया जा रहा था। इसे दोगुना करके 60% आबादी को एफएम प्रसारण की कवरेज के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा लाइसेंस की नीलामी की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर राजस्व की प्रविधि लाने पर जोर दिया गया। अन्य मुख्य क्षेत्र इस प्रकार रखे गए। 20 किलोवाट तक की क्षमता वाले सभी एफएम व वेब ट्रांसमीटरों को स्वचालित बनाना, सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूहों में रेडियो की पहुंच का विस्तार, उसे मजबूती देना था। एफएम के साफ आवाज के कारण इसका उपयोग साक्षरता के प्रसार के लिए करना। निजी एफएम रेडियो विकास के चरण को अगर हम देखें तो पहला चरण 108 फ्रीक्वेंसियों को चालू कर पूरा किया गया था। इसकी शुरुआत धीमी रही। दूसरे चरण की नीलामी पूरी हो चुकी है। इससे हासिल अनुभवों को स्वाभाविक रूप से तीसरे चरण के लिए अनुशंसाओं में शामिल किया जाएगा। भविष्य में तीसरे चरण में दूसरे चरण के बाद बोली के लिए रखी जाने वाली फ्रीक्वेंसियां शामिल होंगी। एफएम रेडियो की दूसरे चरण की नीति के तहत देश के 90 शहरों में 336 अतिरिक्त निजी एफएम रेडियो चैनल उपलब्ध होंगे। इन नगरों को का, खा, गा, घा और घा वर्गों में 13 तरीके से बांटा गया है। इनके अतिरिक्त इग्नू के 36 चैनल तथा 51 अन्य चैनलों को भी शैक्षिक उद्देश्य के लिए रखा गया है। लेकिन समाचार प्रसारण रेडियो एफएम के दायरे से बाहर बना रहेगा। अभी तक एफएम रेडियो, निजी एफएम रेडियो को समाचार बोलने या प्रसारित करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार रेडियो एफएम द्वारा विकास के नए चरण को छू रहा है। कुछ लोगों को आशंका है कि नए निजी चैनल आकाशवाणी के साथ स्पर्धा करेंगे तथा उसके राजस्व का एक हिस्सा ले जाएंगे, लेकिन इससे श्रोताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले कार्यक्रम मिल जाएंगे। वित्तीय हानि यदि हुई भी तो समय के साथ साथ इसकी भरपाई कर ली जाएगी। इससे स्थानीय प्रतिभा के लिए लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इन दिशा निर्देशों के साथ एफएम रेडियो के विकास का वातावरण तैयार किया गया है। समय के साथ साथ इसके वास्तविक विकास का स्वरूप बढ़ेगा और लोग एफएम रेडियो को सुनना पसंद कर रहे हैं, इसलिए उसकी कवरेज भी बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अलग विषय पर, किसी अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.